हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एडू लॉन्चर के ऊपर। बच्चों, अब तक हमने क्लास में अपने जो भी रोटेशनल है, सर्कुलर मोशन है, उसके बेसिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम लेने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच का डिफरेंस। तो क्या बोलता है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको देखते हैं। हमने टाइम पीरियड के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। टाइम पीरियड क्या होता है? एक कंप्लीट रोटेशन के लिए, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जितना भी समय लगता है, रिवॉल्यूशन के लिए, रोटेशन के लिए जितना भी समय लगता है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। और ओमेगा का फार्मूला होता है 2πn या फिर 2π/t। कैसे है ये? 2πn अपॉन या फिर 2π/t। ठीक है, तो 1/n ये t होता है, ये समझ गया होगा आपको, तभी आपको यहाँ पे n की जगह पे 1/t आ गया। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको अभी डिटेल में मैं डिफरेंस बताऊंगा एज अ नीट एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जो बोर्ड का है वो थोड़ा सा हम एक बार रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, यूनिफॉर्म मतलब होता है कि वहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं हम? स्पीड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों स्पीड कांस्टेंट रहता है, और इसी चीज को हम कहते हैं UCM। इन दिस केस ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। बच्चों, हमें पता है कि वेलोसिटी के पास दो चीजें रहती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो गया, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, देखो, डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट इन सच वे दैट वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल रहेगी। क्या बोलता है ये देख, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा रहता है टेंजेंशियल। वेलोसिटी हमेशा रहती है कैसे? टेंजेंशियल। कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल रहेगी। और इस साइड में जो लगता है एक्सेलरेशन, उसको हम कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। along the radius towards the center, along the radius towards the center। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है along the radius and towards the center, towards the center। इसलिए इसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं, सेंटर सिकिंग, सेंटर के सिकिंग पास वाला। ठीक है, द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इस एक्सेलरेशन पे जो रिस्पॉन्सिबल रहता है उसी को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्यों होगा? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। अब ये माइनस क्यों दिया गया है? देखिए, माइनस और प्लस का कोई हम सिग्निफिकेंस इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत आसान है ये। अगर आप इसको माइनस ले रहे हो तो आप इसको कहोगे रियल, और जब सेंट्रीफ्यूगल आएगा आगे में तब आप उसके आगे प्लस लगा देना। तो बुक्स के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, माइनस प्लस। हमारे बुक में माइनस दिया है तो सेंट्रीफ्यूगल के आगे प्लस होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट एंड इज, मैग्नीट्यूड जो है अल्फा ए का, वो कांस्टेंट रहेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है, ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट क्यों रहता है, ये सवाल पूछ लिया गया, तब क्या बोलोगे आप? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट के पीछे रीजन ये है कि ओमेगा कांस्टेंट रहता है। यूसीएम में ओमेगा कांस्टेंट रहता है और स्पीड कांस्टेंट रहती है हमारी। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। बताया मैंने कि ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा, अलोंग द रेडियस होगा। ठीक है, इसका नाम सेंट्रीपिटल क्यों पड़ा? क्योंकि ये सेंटर सिकिंग है। ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, ये अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको पूछी गई कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये जो GIF है वो आपको शो क्या कर रहा है कि यहाँ से पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट निकला और यहाँ पे उसको कट कर दिया गया। तो कट करने के बाद ये कैसे निकल रहा है? टेंजेंट बना के। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा और उसका सर्कुलर मोशन अगर रोक दिया गया तो टेंजेंट बना के गिरेगा। जैसे हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है, ऐसे सन के अराउंड घूम रही है, अगर उसको इस पॉइंट पे काट दिया गया तो वो ऐसे गिर जाएगी टेंजेंट बना के। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है? टेंजेंशियल। लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल रहती है। एंड में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि टेंजेंशियल कौन है, रेडियल कौन है, और यहाँ एक्सियल कौन कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें इलस्ट्रेशन दिया है सर्कुलर मोशन का, किसी भी पार्टिकल का जब फैन रोटेट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होता है बच्चों? जब फैन ऑन हो रहा होगा या फैन फैन ऑफ हो रहा होगा। ये मैंने इसके पहले भी बताया था आपको कि फैन अगर कांस्टेंट स्पीड से है,
कांस्टेंट स्पीड से है तो वो कर रहा होगा यूसीएम, और फैन अगर ऑन हो रहा है या फिर ऑफ हो रहा है तो वो करेगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द फैन गोज ऑन इंक्रीजिंग, जब हम ऑन करते हैं फैन को तो उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, और डिक्रीजिंग, डिक्रीज कब होगी फिर ऑफ करते वक्त, जब हम फैन को बंद करते हैं तो उसकी स्पीड कम होती रहती है फॉर सम टाइम। However, their direction are always tangential to the circular trajectories. इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा कैसे रहेगी, tangential, tangential। स्पीड की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, v की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कैसे रहेगी, tangential। तो नॉन यूनिफॉर्म में दो चीजें चेंज होती है, ठीक है, ये समझ रहा है हमें। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूसीएम में दो चीजें चेंज होती है, वेलोसिटी की दोनों चीजें चेंज होती है। कौन सी दोनों चीजें, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है बच्चों, उसको कहते हैं हम क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, आर अल्फा, आर अल्फा। और जो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर, या फिर यहाँ पे आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर v ओमेगा, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एज द वेलोसिटी स्टिल टैंजेंशियल, अभी भी वेलोसिटी टैंजेंशियल रहेगी, द सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन AR इज स्टिल देयर, ये तो रहेगा ही बच्चों, ये ध्यान रखो कि जब भी सर्कुलर मोशन रहेगा, जब तक सर्कुलर मोशन रहेगा तब तक सेंट्रीपिटल मोशन रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, जब तक सर्कुलर मोशन रहेगा तब तक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा। और अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा तो टेंजेंशियल भी आ जाएगा। लेकिन फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ AR इज नॉट कांस्टेंट। अब यहाँ पे AR कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये हमें समझ रहा है डिफरेंस, हम लिखेंगे थोड़ी देर में। तो AR कांस्टेंट कहाँ रहता है, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, AR कांस्टेंट कहाँ रहता है, AR कांस्टेंट रहता है यूसीएम में, और AR कांस्टेंट नहीं रहेगा नॉन यूसीएम में। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AR कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर, मतलब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। ये तो जब यूसीएम होता है तब नहीं रहता है, ये तो दोनों जगह रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज होती रहेगी, ये डिपेंड करेगा कि स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है। और एक चीज, अगर फैन ऑन किया हमने और स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो अल्फा और ओमेगा ये एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। और अगर फैन ऑफ हो रहा है, मतलब कि स्पीड कम हो रही है, तो अल्फा और ओमेगा एक दूसरे से एंटी पैरेलल हो जाएंगे। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों, हम डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल। ओमेगा की डायरेक्शन हमेशा निकाली जाएगी राइट हैंड थंब रूल। ये चीज ध्यान रखो कि ओमेगा और थीटा हमेशा हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे, ओमेगा और थीटा हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ हमारा अब जो टॉपिक है वो है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक आपके नीट जेई लेवल के पॉइंट्स निकाले गए हैं आपके लिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो नॉन यूसीएम में सबसे पहली चीज जो है वो क्या होने वाली है यहाँ पे, कि यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, ओनली जो एसी है वो प्रेजेंट रहेगा, एसी प्रेजेंट रहेगा। एटी जो है यहाँ पे हो जाएगा जीरो, क्यों जीरो हो जाएगा एटी, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है। अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है तो जो अल्फा का फार्मूला है डी ओमेगा बाय डी टी, यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। अगर अल्फा जीरो आ गया तो ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, ये भी हो जाता है कितना, जीरो। तो क्या ध्यान रखोगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओनली ऑन प्रेजेंट रहता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फार्मूला बनता है वी स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर वी ओमेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक फोर्स बनाता है, ये एक फोर्स बनाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो एसी है वो एक फोर्स बनाता है जिसका नाम है एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाय आर, फिर इसके बाद में एम वी ओमेगा या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इस मोशन में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती है ये देखते हैं, आप नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है चीज
कि इसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी यूसीएम में। देन उसके बाद सेकेंड, आप स्पीड कांस्टेंट रहेगी मतलब आप ऐसा बोल सकते हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में कभी ऐसा आ जाता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो कौन सा होगा, वो ऑलवेज होगा यूसीएम। ठीक है। देन अगर हम थर्ड पॉइंट लिखे यहाँ पे कि अगर आपको बोल दिया गया वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो आप बोलोगे ना भैया ना, यूसीएम में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन तो वहां चेंज होती रहती है, डायरेक्शन ये होगी चेंज, डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। फिर उसके बाद में इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी हाफ mv²। और हमें पता है बच्चों की काइनेटिक एनर्जी में हम यहाँ मैग्नीट्यूड रखते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी कैसी हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट। देन फिफ्थ पॉइंट, अब फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, ओमेगा कांस्टेंट रहता है, ओमेगा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, रीजन क्या है ओमेगा कांस्टेंट होने का, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी, बिकॉज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन क्योंकि स्पीड तो बढ़ी नहीं रही है, स्पीड तो बढ़ी नहीं रही है ना कम हो रही है, उस वजह से इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ये दोनों बोथ कांस्टेंट हो जाएंगे, दोनों चीजें कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट। क्या इसमें 80 रहेगा, नहीं इसमें आटा नहीं रहेगा, 80 नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में यहाँ 80 क्यों नहीं रहेगा ये समझना, 80 नहीं रहने का पीछे रीजन है 80 इज इक्वल टू होता है dv/dt, और अगर इसका मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं हो रहा, हम बोल सकते हैं d मैग्नीट्यूड कैसा है इसका, कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय dt, और कांस्टेंट का जब भी हम करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। आई होप आपको समझ रहा होगा अच्छे से, फास्ट अगर हो रहा होगा तो आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगली क्लास से हम ये सारी चीजें स्लोली 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 ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये सारी चीजें नोट करने के बाद अब जैसे फोर्स हो गया और एक्सेलरेशन हो गया, इसमें फोर्स क्या रहता है ये सारा देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। 7th पॉइंट ये लिख सकते हैं कि अगर ये जीरो है, ये कांस्टेंट है, तो अल्फा की वैल्यू जीरो, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि यहाँ पे अल्फा कितना रहता है, जीरो। देन यहाँ पे आ जाएगा कि नेट एक्सेलरेशन कौन सा रहता है, तो एक ही एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो किसका होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। यूसीएम में एक ही एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहेगा ऐसा बोल सकते हैं, और वही नेट हो जाता है। ठीक है, और इसका फार्मूला बहुत आसान है, फार्मूला बार बार हम लर्न कर चुके हैं, v ओमेगा फिर v ओमेगा स्क्वायर r या फिर v स्क्वायर बाय r, ये हो जाएगा हमेशा कांस्टेंट। नेट एक्सेलरेशन भी रहता है यहाँ पे कांस्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ये मत भूल जाना कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी अलोंग द रेडियस, भी जब गोल गोल घूमेंगे तो इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछ लिया गया, बताओ कि एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या यूसीएम में कांस्टेंट रहता है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कांस्टेंट रहता, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होती रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया। बिकॉज आप क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ एसीपी, एसीपी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और पार्टिकल जब जब गोल गोल घूमेगा उसका रेडियस मूव होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। वर्क डन, वर्क डन कितना होगा बच्चों, वर्क डन कितना होने वाला है यहाँ पे, वर्क डन होगा जीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्क डन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज जीरो, बिकॉज वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, इसको हटा देते हैं और आपको रीजन समझा देता हूँ मैं। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन रेडियस की तरफ अलोंग द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की कहाँ रहेगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन टेंजेंशियल, दोनों के बीच में एंगल 90, cos 90 की वैल्यू जीरो, cos 90 कितना हो जाएगा, लिख देता हूँ, cos 90 हो जाएगा जीरो, क्योंकि एफ सी पी ये परपेंडिकुलर रहता है एस से। एफ सी पी की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन, दोनों परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू जीरो, cos 90 की वैल्यू जीरो, और वर्क डन आता है जीरो। अगर वर्क डन जीरो है, अगर वर्क डन जीरो है तो पावर भी कितना होगा, जीरो, क्योंकि पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, ई भी हो जाएगा भैया जीरो। ठीक है, ठीक है, समझ गया अच्छे से। हमेशा बच्चों ये ध्यान रखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से
सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन 0 होगा। या आप अच्छे तरीके से हिंदी में भी लिख लो चलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ आते हैं। तो पार्टिकल में क्या होगा कि पहली चीज कि यहाँ पे एटीबी प्रेजेंट रहेगा, एटीबी प्रेजेंट रहेगा। और एटी आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये भी चेंज हो रहा है, अब ये भी जो है वो चेंज हो रहा है। इसके पहले ये कांस्टेंट था, अब ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, इस मोशन में क्या क्या होंगे? तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। नॉन यूसीएम में एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स, एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे ऐसा आप बोल सकते हो, टू कंपोनेंट्स। एक हो जाएगा कौन सा? एसीपी, एसीपी जो किस वजह से होता है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर बदलती है तो एसीपी आता है। और एटी किसकी वजह से आता है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के बदलने की वजह से, ये दोनों चेंज होंगे तब कोई ना कोई एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको समझ रहा होगा अच्छे से, बहुत ही डिटेल आपके लिए पॉइंट्स निकाल के लाए हैं मैंने। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है जो कि चेंज हो सकती है, कांस्टेंट रह सकती है, वो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी बताइए, काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी? ये भी चेंज होगी, ये भी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे अब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ कांस्टेंट क्यों थी? क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था। सेकेंड थिंग ये हो गया। सेकेंड थिंग ओमेगा, ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है, ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, क्वांटिटीज आर अल्सो वेरिएबल, वेरिएबल या फिर जो चेंज होने वाली है, तो सारी क्वांटिटीज एक साथ आ जाएगी। ये थर्ड पॉइंट में हमारा आ जाएगा कि यहाँ पे अल्फा 0 रहेगा, नहीं, ये अगर चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा, यहाँ पे 0 होगा क्या? नहीं। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो अल्फा भी 0 नहीं होगा। यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा क्या? बिल्कुल नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ बिल्कुल 0 नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट, अब ACP का फॉर्मूला क्या आएगा? ACP का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला वही सेम, v ओमेगा v स्क्वायर बाय r, और उसके बाद में r ओमेगा स्क्वायर, सेम फार्मूला, कोई चेंज नहीं है। हाँ, नेट एक्सेलरेशन अब दो तरीके के हो जाएंगे। नेट एक्सेलरेशन अगर हम एडिशन करेंगे तो दो आएंगे, एक ACB प्लस AT। और बच्चों पता है आपको, इन दोनों के बीच में रहता है 90 डिग्री का एंगल। क्यों 90 डिग्री का एंगल रहता है? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये है सेंटर की तरफ लगने वाला रेडियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंट पे लगता है। तो एंगल कितना हो गया इनके बीच का? 90 डिग्री। याद रखना, ACP और AT के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा, ये हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे। तो नेट एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता? नेट एक्सेलरेशन का फार्मूला E हो जाए ऐसा, ACP का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। क्यू स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जैसा लग रहा है ना, बिकॉज एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स है तो फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे। तो नेट फोर्स का जो फार्मूला है या फिर जो वैल्यू है वो क्या आएगी? FCP का स्क्वायर प्लस FAT का स्क्वायर, FAT का स्क्वायर जो टेंजेंशियल की वजह से होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स ये 0 होगी हमेशा। वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स ये आप लिख के रखो अच्छे से बच्चों, वर्क डन ड्यू टू हमेशा। ये देखो यहाँ पे पॉइंट हमने लिया है, वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ये कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ये कभी भी 0 नहीं होती है, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ये 0 नहीं होती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन में रहती है। समझ लो, जिनको नहीं समझ रहा एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। अगर आपको पूछा गया कि वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है तो आप बताओगे 0। क्यों 0? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ रहती है। ठीक है, और उसके बाद में जो इसकी वैल्यू है
सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन की वैल्यू है या डायरेक्शन है, ये कहाँ रहेगी, टुवर्ड्स द रेडियस। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो रहेगा टेंजेंशियल। और रेडियल और टेंजेंशियल एक दूसरे से कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर में बताया था बच्चों मैंने, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर ये 0 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ टेंजेंशियल वाला 0 क्यों नहीं होता है, क्योंकि टेंजेंशियल और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं 10th पॉइंट कि वर्क डन किसकी वजह से, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से, Ft डॉट s दोनों वेक्टर्स हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Ft यहाँ मैग्नीट्यूड लेना है हमें, तो वेक्टर हटा देंगे यहाँ का, Ft यहाँ पे आ जाएगा s cos 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों आया सर, क्योंकि बच्चों दोनों टेंजेंशियल वेक्टर्स है, टेंजेंशियल वेक्टर्स है, इस वजह से 0 डिग्री। और 0 डिग्री में यहाँ पे आ जाएगा 1 वैल्यू cos 0 का Ft और यहाँ पे s। देखो अगर प्रॉब्लम जा रही है तो एक बात अच्छे से आप नोट कर लो, s v और a मतलब जो लीनियर क्वांटिटीज है, s लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंशियल रहेंगे, हमेशा टेंजेंशियल रहेंगे। ओमेगा, थीटा, अल्फा हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रहेंगे। और बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा ये अलोंग द रेडियस रहेगा। ये आप 3-4 बातें अच्छे से नोट करके रख लीजिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ी देर में ये नोट करवा देता हूँ, पहले इसको कवर कर देते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, अगर वर्क डन है तो कुछ ना कुछ पावर भी रहेगा। पावर किसकी वजह से आएगा, टेंजेंशियल, ये वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। एंगल अगर पूछा गया, एंगल कितना आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू ACP अपॉन AT, जो हमने इसके पहले के क्लास में भी लिया है, या फिर FCP अपॉन FT। आई होप अच्छे से आपने लिख दिया होगा। सर्कुलर मोशन जो वर्टिकल प्लेन में होता है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होता है। जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमने देखा होगा कि जब हम मेले में जाते हैं तो वहां पे बहुत बड़ा जाइंट व्हील घूमते रहता है, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होता है। हॉरिजॉन्टल वाला वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, वर्टिकल वाला नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें नोट कर ली होगी आपने, हम आगे बढ़ते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखवा देता हूं, मैं पहले इसको रीड कर लेते। इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज अलोंग एनी डायरेक्शन अदर देन एक्सियल, बच्चों मैं यहाँ पे ये चीज लिखवा देता हूँ, फिर इसको रीड करते हैं कि कौन से टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहते हैं। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन कौन रहते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में, निकालो उनको। अरे बता रहे S, V और A जितने भी लीनियर क्वांटिटीज है, ऑल लीनियर क्वांटिटीज ये टेंजेंशियल रहेगी। फिर उसके बाद हम लेते हैं एक्सियल क्वांटिटीज कौन सी है, एक्सियल डायरेक्शन में कौन रहेगी, जितनी भी सर्कुलर क्वांटिटीज है सभी की सभी S के एनालॉगस थीटा, ओमेगा और अल्फा ये सभी एक्सियल है, इनकी डायरेक्शन रहेगी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, AOR पे, ठीक है। और रेडियल क्वांटिटीज कौन सी है, रेडियल क्वांटिटीज है बच्चों R वेक्टर, ये सभी वेक्टर्स है रेडियल वेक्टर। और फिर उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सभी रहेंगे रेडियल। और ये तीनों डायरेक्शंस बच्चों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं। अगर यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँ, ये देखिए डायग्राम में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये है प्लेन मतलब पेज समझ लो। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और प्लेन हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो प्लेन है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। प्लेन का मतलब ये होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन, और उसके बाद में यहाँ आ जाएगा रेडियस। अब आप देखो ये तीनों चीजें मैं यहाँ पे अगर निकालूं, इसकी डायरेक्शन तो ऐसे आ जाएगी, ये दोनों 90 डिग्री में, अगर ये और ये 90 है, ये और ये 90 है, तो ये भी 90 डिग्री में आ जाएंगे। समझ गया, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। अच्छे तरीके से इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलो इसको आगे बढ़ते हैं हम। It will have a component perpendicular to the axis, thus it will change the direction of omega also, which will change the plane of rotation as omega is always perpendicular to the plane of rotation.
क्या कह रहे हैं भाई साहब, एक बार हम इसको रीड करते हैं। देखिए, अगर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, वैसे तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रहती है, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रहती है, एक्सियल। अगर वो अदर देन एक्सियल हो गया, तो उसका जो परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो एक्सिस पे आएगा। परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो एक्सिस पे आएगा। मान लीजिए ये डायरेक्शन है, तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आ गया एक्सिस पे। ओके, क्लियर। दस इस वजह से मैं यहाँ पे कंसेप्ट वाइज लिखता हूँ। पहली चीज क्या बोला है कि अल्फा अदर देन हो गया एक्सियल, अल्फा हो गया अदर देन एक्सियल। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसका परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर, कहाँ पे, एक्सिस के ऊपर। ये बात क्लियर है। अगर अल्फा अदर देन एक्सियल हुआ तो ओमेगा भी चेंज होगा, और ओमेगा की क्या चेंज होगी, ओनली ऑन डायरेक्शन, समझ लेते हैं। अगर ओमेगा की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो प्लेन भी चेंज होगा बच्चों, जो प्लेन है वो भी चेंज होगा, क्योंकि ओमेगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्लियर है। पहले ये लिख लो कि अगर अल्फा अदर देन एक्सियल हुआ तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा उसका एक्सिस पे, इस वजह से ओमेगा की डायरेक्शन भी चेंज होगी। अगर ओमेगा की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो प्लेन की डायरेक्शन भी चेंज होगी, क्योंकि ओमेगा और प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते, क्या बोल रहा है, इफ अल्फा इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, अगर अल्फा की वैल्यू मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है बट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ओमेगा, अगर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन वो हमेशा परपेंडिकुलर है किससे, ओमेगा से, इट विल ऑलवेज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, वो हमेशा ओमेगा का डायरेक्शन चेंज करेगा ही करेगा। देखो क्या बोल रहे हैं, अल्फा कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट ये हमेशा परपेंडिकुलर है किससे, ओमेगा से, तो वो ओमेगा की डायरेक्शन चेंज करेगा ही करेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना, अगर ओमेगा की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो प्लेन ऑफ रोटेशन भी चेंज हो जाएगा। दिस इज सिमिलर टू एन एक्सेलरेशन ए परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वी चेंजिंग ओनली इट्स डायरेक्शन। जैसे कि लीनियर क्वांटिटीज में हमने देखा था कि एक्सेलरेशन अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन चेंज होती है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, आप अच्छे से ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। कोई अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर लेना।